हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रियेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन के ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 19 ऑफ अक्टूबर। हमारी क्लास स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए चलाई जा रही है, तो जो स्टूडेंट्स एसएससी मेंस में अपीयर होने वाले हैं वो क्लास रेगुलर विजिट करें। आपको इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी एडवांटेज मिलेगा और अपना स्कोर भी आप इंप्रूव कर पाएंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद फ्यू क्वेश्चंस जो आपसे कल लास्ट क्लास के अंदर पूछे गए थे। पहला था एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये कौन जारी करता? सवाल ये था आपके लिए। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी विश्व आर्थिक मंच है, वो जारी करता है इसे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, ठीक है। और ये क्या शोकेस करता है? इट कॉम्प्रिहेंसिवली मॉनिटर द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, यानी इस प्रकार जो देश हैं अलग अलग इनोवेटिव वेज का यूज करते हुए एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं। अगर भारत की रैंक की बात करें और जो टॉप रैंकर्स उनकी बात करें, आपके लिए काम की बात इतनी सी है कि फर्स्ट रैंक पर और सेकंड रैंक पे कौन है। पहले रैंक पर है स्वीडन, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर फिनलैंड। तीनों नॉर्डिक कंट्रीज हैं, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक है 63 आउट ऑफ 120 कंट्री, यानी 120 देशों के रैंकिंग में से भारत का 63rd रैंक है। और पिछले वर्ष कितना था? इन द ईयर 2023 इट वाज इंडिया वाज एट द 67th प्लेस। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन था भारत की ओर से हाई कमिश्नर टू कनाडा कौन है? तो वो है संजय कुमार वर्मा जी। ये न्यूज इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज रिसेंटली आप जानते हैं हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के मैटर में कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा भारत को ब्लेम किया गया कि हमारे कुछ कॉन्वॉयज हैं, हमारे जो एम्बेसीज हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट है। बट भारत ने जब सबूत मांगे तो उन्होंने कोई एविडेंस ऐसे फ्रक्टिफाई, मतलब जो एक फ्रूट, मतलब बोल सकते हैं कॉन्क्रीट एविडेंस हमें नहीं दिए गए। उसके बाद से हमने जो 6 कनाडा के हमारे डिप्लोमेट थे उनको हमने भेज दिया और भारत के जो संजय कुमार वर्मा जी उनको हमने बुला लिया। ठीक है, ये सारी बात है इसके अंदर, तो इनका नाम इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में रहे। थर्ड न्यूज थी इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। ठीक है, ये कब से मना रहे हैं और कौन मना रहा है? तो ठीक है, इट इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन अक्टूबर 17 सिंस 1992। 1992 से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करता है सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जब भी हम कोई दिवस मनाते हैं इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा होता है, उस थीम के बारे में, मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में अवेयरनेस लेकर आना। अगर कोई हमारे पास ऐसी प्रैक्टिस है जो कि कहीं ना कहीं डेरोगेटरी है तो उसको दूर करना। अगर हम पॉवर्टी की बात करें, हम चाहते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग हैं, मतलब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए। इस साल की थीम क्या है? एंडिंग सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल माल ट्रीटमेंट, एक्टिंग टुगेदर फॉर जस्ट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। इसका मतलब यह है सामाजिक और संस्थागत जो एक भेदभाव होता है व्यक्तियों के साथ जिसके ठीक उसको दूर करना, एंड एक्टिंग टुगेदर फॉर जस्ट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, यानी एक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के लिए हमें एकजुटता से प्रयास करना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन क्या है, तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2022 में रिवाइज किया गया है अकॉर्डिंग टू द परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी कितनी उसकी खरीदने की क्षमता है। तो एज पर दी वर्ल्ड बैंक $2.15 पर पर्सन पर डे अगर परचेसिंग पावर पे है उसकी, वो क्या कहलाएगा? वो गरीब नहीं कहलाएगा। इससे नीचे जो रहेगा वो गरीब रहेगा। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने माना है दैट इन इंडिया 1990 से, यानी 1990 से लेकर के 2024 में जो गरीबी के आंकड़े हैं, पॉवर्टी के डेटा है, वो कहीं शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है। जिसमें कि 1990 में 431 मिलियन लोग थे और वो गिर कर आते हैं 129 मिलियन, मतलब लगभग 43 करोड़ लोग गरीब थे इन ईयर 1990। और अब 2024 की बात करें तो कितने? 12.9 करोड़ लोग इसके अंदर देखने को मिलते हैं। राइट, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करें विद द फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हम कुछ न्यूज देख लेते हैं ब्रीफ में। एक अभी न्यूज कल मिस हो गई थी लेडी ऑफ जस्टिस के बारे में। ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हुआ क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक, जो आप सभी जानते हैं न्याय की देवी हम मानते हैं ना संविधान के अंदर, मतलब अगर कोर्ट्स की बात करें तो एक लेडी, उनके एक हाथ में तो क्या है? तराजू है और लेफ्ट हैंड में क्या है? एक तलवार थी, उसको बदल दिया गया है। तो क्या तीन चेंजेस किए गए हैं लेडी ऑफ जस्टिस। तो 3 चेंजेस जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से चेंजेस है ये? तो पहला तो है कॉन्स्टिट्यूशन इन लेफ्ट, पहला ये बदलाव किया गया है कि जहां पहले लेफ्ट हैंड में तलवार थी उसको हटा करके कर दिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन रख दिया उस जगह पर, ताकि जो भी निर्णय होंगे भारत के संविधान के अनुरूप किए जाएंगे, ऐसा शोकेस करना है।
ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? देखिए, हमारा जो कॉलोनियल आइडेंटिटी यानी औपनिवेशिक पहचान है, जो कि हमें ब्रिटिश काल से मिलती है, उससे हम बाहर निकलना चाहते हैं। इसका लेटेस्ट एग्जांपल क्या है? जो आईपीसी, सीआरपीसी है और एविडेंस एक्ट है, इनको बदलकर हमने भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट किया है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कन्वर्ट किया है और काफी चेंजेस भी किए हैं। तो शोकेस करता है कि हमारी जो कॉलोनियल माइंडसेट है, कॉलोनियल आइडेंटिटी है, उससे दूर जाकर हम हमारी जो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अगर हम बात करें लेडी ऑफ जस्टिस की, तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया है? ये आया है रोमन एम्पायर से। ठीक है, और मेनली बात करें तो वहां जस्टिसिया नाम से एक न्याय की देवी माना जाता है। जस्टिसिया को बोलते हैं गॉडेस ऑफ जस्टिस, और उसी से इंस्पायर्ड होकर भारत के अंदर लिया गया था ब्रिटिश काल में लेडी ऑफ जस्टिस। तो पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, इसके अंदर बदलाव। दूसरा बदलाव क्या है? तो जो ब्लाइंड था, ब्लाइंड इज रिमूव्ड, यानी ब्लाइंड इज रिमूव्ड। तो पहले आंखों में पट्टी थी, जिसे बोलते थे ना, कानून अंधा होता है, कानून देख नहीं सकता। देखिए, उसके पीछे वजह क्या थी कि अगर जब न्याय होगा तो किसी पक्ष को, यानी एक पक्षी न्याय न होकर सभी पक्षों को सुना जाएगा, सभी की बात सुनी जाएगी। ऑब्जेक्टिव तो ये था, बट धीरे धीरे उसका इंटरप्रिटेशन जो है नेगेटिव सेंस में होने लगा। इसको दूर करना भी जरूरी था कि कानून जो अंधा नहीं है, कानून के समक्ष सब बराबर है, और जिसके पास एविडेंस होंगे, जो फुल प्रूफ एविडेंस होंगे, जिसके पक्ष में ज्यादा वेटेज होगा एविडेंस का, उसको न्याय मिलेगा, उसके पक्ष में न्याय जाएगा। ये शोकेस करना। तीसरे हम बात करें, क्या हुआ है? एक हमने जो इंडियन साड़ी है वो अडॉप्ट की है। ये तीन ही बदलाव आपके लिए काम के हैं। इंडियन साड़ी अडॉप्टेड। पहले क्या था? ये वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड है। तो जो पहले पोशाक थी इस लेडी ऑफ जस्टिस की, ये पोशाक कौन सी थी? वेस्टर्न कल्चर की थी। अब हमने इसको इंडियन साड़ी पहने। तीन बदलाव किए हैं, ये आपको मोटा मोटे तौर पर पता होना चाहिए। क्लियर? एक न्यूज अगर निकल के आ रही है, वो आ रही है हमारे सिटीजनशिप से। ये पहली न्यूज थी, ये कल मिस हुई थी। और दूसरी न्यूज है जो हम आज कवर कर रहे हैं, सिटीजनशिप एक्ट 1955, सेक्शन 6। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, होता क्या है, पहले हम बात करते हैं इस एक्ट के बारे में। तो भारत में नागरिकता देने के लिए इन द ईयर 1955 नागरिकता अधिनियम लाया गया था, टू प्रोवाइड सिटीजनशिप टू दी अदर 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 सिटीजन्स बिलोंगिंग टू दी नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश एक्सेट्रा। ओके, अब नागरिकता लेने कई सारे रूप हैं। बाय बर्थ हो सकता है, नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन से हो सकता है। ठीक है, कई सारे रूप हैं। तो इसमें क्या है, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, इसमें बात आई अभी, केस एक पिटीशन फाइल हुई थी। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उसमें बोला गया कि बांग्लादेश से आने वाले जो नागरिक है, बांग्लादेश से आने वाले इलीगल माइग्रेंट है, उन्होंने असम की डेमोग्राफी और वहां के कल्चर को डिस्ट्रॉय किया है। मतलब ऐसा माना गया, उनका एविडेंस था, उनका ऐसा सोचना था। बट सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, इट प्रिवेल्स एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज इट इज नॉट violating the fundamental rights provided under the article 29, which is concerned with the religious as well as minorities right, cultural rights। ठीक है, तो कल्चरल राइट्स है, उनकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं आर्टिकल 29। सेक्शन 6 से क्या बोलता है? ये कहता है कि 1 जनवरी बिफोर, सॉरी माफ कीजिएगा, ये ऑन और आफ्टर है। ऑन और आफ्टर 1 Jan 1966, मतलब 1 जनवरी 1966 से पहले कोई भी व्यक्ति अगर भारत के अंदर आया है, ठीक है, तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। और दूसरा केस है कि 1 जनवरी 1966 से लेकर के 25 मार्च 1971, ये सेक्शन 6B है। इसके अनुसार क्या है कि मतलब 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 के बीच में कोई भी नागरिक अगर बांग्लादेश से आ रहा है, वेदर इट इज इलीगल माइग्रेंट और माइग्रेंट, अगर भारत में प्रवेश करता है, जिस दिन आएगा, अगर उसकी पहचान ऐसे इस तौर पे होती है कि विदेशी नागरिक है, तो उसे अपने आप को करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। क्या करना पड़ेगा? पंजीकरण करना पड़ेगा।
अगर इस डेट के बीच में आ रहा है व्यक्ति तो ठीक है, लेकिन जिस दिन उसका डेट में पंजीकरण होगा ना, उसी दिन से अगले 10 साल के लिए उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। मींस द पर्सन हु एंटर्स इनटू इंडिया on or after the 1st of January 1966 to between 25th of March 1971, he or she will be awarded the citizenship of India for the next 10 years from the registration। मतलब पंजीकरण से अगले 10 साल के लिए उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, उसे सभी अधिकार मिलेंगे जो भारत के नागरिक को मिलते हैं। बट इसमें क्या नहीं मिलेगा, उसे वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? he or she will not be entitled to vote, यानी राइट टू वोट ये उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। तो पिटिशन ये थी कि मतलब जो प्रावधान है सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये कहीं ना कहीं वायलेट करता है ये फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ आसाम, क्योंकि ऐसा अगर बाहरी लोग आएंगे तो वहां का कल्चर, वहां के डेमोग्राफी में बदलाव देखे जा सकते हैं। राइट, ये हमने बात की इसकी मोटे मोटे तौर पे। और 2019 में आपको पता है एक एक्ट आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू माइनॉरिटीज यानी हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इन कम्युनिटीज से आने वाले लोगों को एक दिसंबर 2014 से यानी 31 दिसंबर 2014 के बाद आने वाले नागरिक हैं, सॉरी 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले नागरिक उनको स्वतंत्र नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इसमें मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको इंक्लूड नहीं किया गया और ये एप्लीकेशन, ये लोग कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, इट विल नॉट एप्लीकेबल इनटू द एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम व्हिच आर अंडर द सेक्शन 6 शेड्यूल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी बात है, मतलब 30 अनुसूची के तहत आने वाले असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में लागू नहीं होगा। और ये इंप्लीमेंट कब हुआ था? ये हुआ था जनवरी 2020 में, आई गेस 10 या 20 जनवरी 2020 को ये एक्ट लागू हुआ था। इसकी आप डेट देख लीजिएगा, तो भी मैं इतना श्योर नहीं इस बारे में, शायद 10 से 20 जनवरी है और 2020 का जनवरी मंथ है, उसमें ये लॉ लागू हुआ था हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, आज आपके लिए पहला सवाल है, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्कैम से बचो कैंपेन विद विच ऑफ द फॉलोइंग आईटी कंपनी। भारत सरकार ने किस कंपनी के साथ मिलकर, किस आईटी कंपनी के साथ मिलकर के स्कैम से बचो एक अभियान शुरू किया है? टीसीएस, इन्फोसिस, मेटा और फोन पे। तो राइट आंसर विल बी दी फोन पे, सॉरी मेटा। तो सी जो मेटा है वो होगा। गवर्नमेंट चाहती है कि जो कई सारे अलग स्कैम्स होते हैं, साइबर फ्रॉड्स होते हैं, उनसे अगर लोगों को अवेयर करना है तो क्या हो, एक हमें ऐसी कंपनी के साथ टाइप करना पड़ेगा जिससे ग्लोबल आउट, मतलब इंडियन मार्केट में आउटरीच ज्यादा हो। वो हमने किया है मेटा के साथ। कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? तो मैती यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, और एक तीसरा मंत्रालय और है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। साथ ही साथ एक संस्था हमारी I4C, इसका नाम पूरा नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो I4C मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर करनी कोलैबोरेट विद द मेटा टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग द राइजिंग स्कैम ऑफ साइबर फ्रॉड्स। क्लियर? अगला सवाल आपके लिए, विच इंडियन बैंक हैज प्रोवाइडेड फर्स्ट एवर लाइन ऑफ क्रेडिट इन इंडियन रूपी फॉर द प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग टू मॉरिशस अंडर द आइडिया स्कीम? आइडिया स्कीम क्या है? इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम। इसका मतलब क्या है? सवाल ये पूछा गया है कि किस भारतीय बैंक ने जो है आइडिया स्कीम के तहत मॉरिशस के अंदर रुपए में लोन दिया है, इसको मॉरिशस को फॉर दी वाटर प्रोजेक्ट्स, यानी जल संबंधी कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा मॉरिशस के अंदर, और उसके लिए भारत की ओर से किस बैंक ने रुपए में यानी भारतीय मुद्रा के अंदर लोन दिया है? देखिए लोन पहले ही मिलता था, बट ये स्कीम है ना हमारी आइडिया, जिसका मेंशन 2003-4 के बजट में हुआ था पहली बार, और 2008 के आसपास इसे इंप्लीमेंट किया गया था। तो पर्टिकुलरली इस स्कीम के तहत, आइडिया स्कीम के तहत भारत ने रुपए के अंदर किसको लोन दिया है? मॉरिशस को। और किस बैंक ने दिया वो आपको बताना है। तो देखिए शुरुआत जब होती है ना, तो एक्सिम बैंक की था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, बट अभी जो दिया है ना रिसेंटली, वो दिया एसबीआई के द्वारा। ध्यान रखिएगा किस भारतीय बैंक ने भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत मॉरिशस के परियोजना को वित्त पोषण के लिए भारतीय रुपए के अंदर पहली बार दिया गया है। इस योजना के तहत, तो ये आइडियाज योजना है। आपके लिए इतनी काम की बात है, आइडिया योजना, मॉरिशस और भारतीय रुपए में लोन किसको दिया है? तो एसबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर? कुल कितना लोन है? तो लगभग 490 करोड़ के आसपास है, फॉर फाइनेंसिंग वाटर पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट।
ठीक है, ये पहली बार ऐसा होगा कि इस आइडिया की स्कीम के अंदर रुपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी, LOC यानी लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी इसका मतलब है कि इतने रुपए तक का वो फंड यूज कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अंडर द आइडिया स्कीम। इसमें क्या होगा, 100 किलोमीटर की जो पुरानी वाटर पाइपलाइन है उसका रिप्लेसमेंट किया जाएगा, उसका रिनोवेशन किया जाएगा। ठीक है, कौन करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट दी कंसेशनल टर्म्स, यानी बहुत ही छूट, बहुत ही कम दरों पर, कम ब्याज दरों पर ये लोन दिया जाएगा टू मॉरिशस। इसके अलावा हम बात करें 2022 के अंदर, 2022 के अंदर क्या हुआ था, निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक लॉन्च की थी स्कीम, एक पोर्टल लॉन्च किया था नेत्रा। नेत्र क्या करता है, देखिए एक नेत्र हमारा इंडियन आर्मी या एयरफोर्स से संबंध भी रखता है, ठीक है, बट ये नेत्र अलग है, वो नेत्र अलग है। तो नेत्र क्या है, न्यू ई ट्रैकिंग एंड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन। नेत्रा पोर्टल एंड एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया गया था, फॉर दी आइडिया स्कीम। जो स्कीम है ना आइडिया स्कीम, इसका मेंशन मिलता है इन दी ईयर 2003 और 4, और 2022 में से जुड़ा हुआ एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर इन द नेम ऑफ नेत्रा। क्लियर। अब आइडिया स्कीम में क्या होता है, बेसिकली क्यों लॉन्च की थी हमने, हम चाहते हैं कि हमारे जो अंडर सर्व्ड, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जिसमें कि अफ्रीका और एशियन कंट्रीज हैं, उनको भारत सरकार के द्वारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के माध्यम से क्या होगा, कंसेशनल लोन दिया जाएगा, मतलब काफी कम ब्याज दरों पर जो लोन दिया जाएगा, लोन मुहैया कराया जाएगा फॉर दियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेड एंड स्किल ट्रांसफर। यानी हम उनको कौशल भी देंगे, हम उनके स्किल ट्रांसफर करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, यानी क्षमता में संवर्धन करेंगे, और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस भी करेंगे थ्रू दी कंसेशनल फाइनेंस अंडर दी आइडिया स्कीम, व्हिच वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2008, बट इट वाज मेंशन्ड इन द बजट ऑफ 2003 और 4। अगला सवाल आपके लिए, विच कंपनी विल मैन्युफैक्चर इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन। देखिए न्यूज इसलिए ये बात न्यूज, ये जो न्यूज है ना, सुर्खियों में इसलिए हाल ही में क्या हुआ, भारत सरकार के द्वारा एक जो हमारी इंडियन ICF है, इंडियन कोच फैक्ट्री है, इंडियन इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ICF, ठीक है, इसके द्वारा बिडिंग करवाई गई थी, यानी विज्ञप्ति जारी की थी, इसके अंदर की अलग अलग लोगों ने निविदा जारी की थी, इसके अंदर की अलग अलग कंपनीज ने उसके लिए बिडिंग की, और ये मिला कॉन्ट्रैक्ट उसको। ये कंपनी है हमारे, ध्यान रखिएगा, BEML है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। BEML है जो कि मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2 कैटेगरी में आती है, मिनी रत्न कैटेगरी 2 कंपनी। ये कंपनी दो तरह की होती है, मिनी रत्न 1 और 2। तो मिनी रत्न सेकंड कैटेगरी, इससे बाद अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो नवरत्न में कैटेगरी में जाएगी, उसके बाद जाएगी ये कहां पर, महारत्न कैटेगरी में। अब आपके लिए सवाल है कि महारत्न कैटेगरी के अंदर कितनी कंपनीज हैं, और रिसेंटली किस कंपनी को अवार्ड, किस कंपनी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो कुल 14th कंपनी है, 14 कंपनी है, और 13वीं कंपनी कौन सी है, 14वीं कंपनी कौन सी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये ध्यान रखिएगा आप, रिसेंटली कुछ दिन पहले हमने पढ़ के निकले हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ना तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो कि हमारी नवरत्न मिनी रत्न कंपनी है, BDLV, टाटा मोटर्स नहीं, महिंद्रा नहीं है, राइट आंसर मिलती भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, यानी BEML जो कंपनी ये होगी। क्या होगा इसके अंदर कि एक दो अलग अलग ट्रेन बनाई जाएगी, जिसमें एक में 8 कोचेस होंगे, काफी इसमें अच्छी सी फैसिलिटीज होगी, और एक कब से कब इसमें क्या होगा, इसकी खास बात होगी कि भारत की ओर से बनाया जाने वाला पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड कोच होगा, और उसकी स्पीड होगी 280 किलोमीटर पर आवर। पहले प्रोजेक्ट हम दे रहे थे जापानी कंपनी को, बट हमने बिडिंग की रेट ज्यादा थी, और इसने हमें BEML ने हमें अच्छा प्रपोजल दिया गवर्नमेंट को, इससे की रेवेन्यू की बचत भी हो रही थी, इसलिए सरकार ने इस कंपनी को चुना है। और कंपनी 3 तरह के अलग अलग सेक्टर में काम करती है BEML, जैसे कि एक तो डिफेंस है, एरोस्पेस है, और दूसरा माइनिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर, तीसरा है रेल एंड मेट्रो में, इसीलिए इसका एक्सपर्टीज भी है, तो हमने भारत की कंपनी होने के नाते अपना ही कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को दिया है। ये कब होगा, तो इट विल बी डिलीवर्ड, द ट्रेन विल बी डिलीवर्ड बाय द एंड ऑफ ईयर 2066। कहाँ बनाए जाएंगे, तो BEML का एक बेंगलुरु के अंदर रेल कोच कॉम्प्लेक्स है, रेलवे कोच कॉम्प्लेक्स, यहाँ बनाया जाएगा इस 2 बुलेट ट्रेन को। ठीक है, ये किस प्रोजेक्ट के तहत हम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मुंबई और अहमदाबाद जो कि 500 किलोमीटर के आसपास दूरी है, 508 किलोमीटर के आसपास, इस दूरी को हम बहुत कम टाइम में, बहुत शॉर्ट पीरियड में कवर करें। इसी का पार्ट होगा हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ दी 2 रेलवे कोचेस, 2 रेलवे ट्रेन। अच्छा, एक न्यूज आ रही, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है जियांग मेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जूनो। ठीक है, क्या नाम है इसका, जूनो। आपको बताना है कि किस देश में इसका विकास किया जा रहा है। ये काफी अच्छी न्यूज आपके लिए, हो सकता है सवाल पूछा जाने की संभावना बन जाएगी इससे। तो जियांग मेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहाँ बन रहा है, तो उत्तर कोरिया, जापान, रूस नहीं, इसका राइट आंसर है चाइना। ठीक है,
अगर हम बात करें कि कहाँ बन रही है, तो चाइना का सदर्न गुआंगडोंग प्रोविंस है। कहाँ पर है? चाइना सदर्न गुआंगडोंग प्रोविंस, यहाँ पर बना रहा है चीन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। इसका काम क्या होगा कि न्यूट्रिनो जो होता है ना, देखिए ब्रह्मांड के अंदर सबसे अधिक मिलता है फोटोन। क्या मिलता है? फोटोन। और उसके बाद कोई कंपोनेंट मिलता है ना, तो वो मिलता है, वो मिलता है हमें ये न्यूट्रिनो। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब इसमें क्या होगा देखिए, इसमें क्या करेगा चीन, चीन ऐसा करेगा कि जो भी न्यूट्रिनोज एलिमिनेट हो रहे हैं उनको ये कैच करेगा। ठीक है, इसमें होता क्या देखिए, जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, कि बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकलता है न्यूट्रिनो, और उसे उसकी गैदरिंग करेगा चाइना इस ऑब्जर्वेटरी, अंडरग्राउंड ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से। क्लियर? अगर हम बात करें न्यूट्रिनो के बारे में, तो न्यूट्रिनो इज दी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टिकल, लार्जेस्ट नहीं कह सकते, मोस्ट अबंडेंट है, मतलब कि सेकेंड अबंडेंट पार्टिकल है ये आफ्टर फोटोन, पार्टिकल इन यूनिवर्स। पहले भी कौन है? पहले फोटोन है, दूसरे पे है न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अगर हम बात करें न्यूट्रिनो की, न्यूट्रॉन्स की बात करें, तो तीन तरह के होते हैं ये। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है म्यूऑन, और तीसरा होता है ताउ। ये तीन कैटेगरीज होती है इसकी, न्यूट्रिनो। क्लियर? अब इसमें होता क्या है देखिए, अगर हम बात करें हर सेकंड की, तो क्या होता है कि न्यूट्रिनो की क्या है, बहुत कम रिएक्टिव है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता, तो इसको पकड़ पाना बहुत ही टफ काम होता है। इवन अगर आप घर पे बैठे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूं, तो हमारे भी बॉडी से कई सारे न्यूट्रिनोस पास कर रहे होंगे, हम उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नेकेड आई से। तो होता क्या है, मतलब खरबों ट्रिलियंस की क्वांटिटीज में क्या होता है, बहुत ही स्मॉल आकार के, यानी इनका द्रव्यमान भी कम होता है, बहुत ही कम मास होता है इनका, और साइज तो आप देख भी नहीं सकते नेकेड आई से। तो बहुत कम साइज, बहुत कम मास होता है, ये हमारी बॉडी से ही पास करते रहते हैं। बट इसकी तीन वेराइटीज ऐसी हैं जिसमें कि आपस में ये एक्सचेंज, मतलब अपना जो स्टेट है वो चेंज करते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन, एक नियॉन, एक ताउ। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये रिएक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि क्या ये चार्ज पार्टिकल नहीं है। न्यूट्रिनोज आर नॉट, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं, क्या है ये? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब किसी भी अदर ऑब्जेक्ट के साथ ये रिएक्ट नहीं करने वाले जल्दी, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, ताउ, तीन अलग अलग ऐसी कैटेगरीज है। इसी के अंदर क्या करता है ये करता है अपना न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। जब भी ये ट्रेवल करेगा तो अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा, अपना रूप बदल लेगा, कभी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो से जाएगा, नियोन न्यूट्रिनो में फिर जाएगा ताउ न्यूट्रिनो के अंदर, फिर ताउ से आएगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के अंदर, इस प्रकार चेंज करता है। इसे बोलते हैं न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। क्लियर? यानी न्यूट्रिनो दोलन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, अब इससे एडवांटेज क्या मिलेगा, अगर चीन ये अपना एक्सपेरिमेंट सफल कर लेता है, जो कि लगभग 2025 तक, 26 तक बनने की संभावना है, इससे एडवांटेज ये होगा, हम ये पता लगा सकते हैं कि इन न्यूट्रिनो में से सबसे हल्का, जो तीन टाइप पड़े हैं ना, उसमें सबसे हल्का न्यूट्रिनो कौन सा है, सबसे भारी कौन सा। अब इसका एडवांटेज क्या मिलेगा देखिए, जो भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज होती है उससे न्यूट्रिनो, बड़ी मात्रा में न्यूट्रिनो रिवील होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, तो अब इससे एडवांटेज मिलेगा कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई, यानी ब्रह्मांड यूनिवर्स बना समय, सब एटॉमिक प्रोसेसेस कौन कौन सी थी, जिससे कि हमें ब्रह्मांड के बारे में और सटीक जानकारी मिल जाएगी। तो चीन ऐसा करने वाला पहला देश होगा विश्व का। ठीक है, और ये एक्सप्लेन करेगा कि जो पदार्थ हमें जिस अवस्था के अंदर मिलते हैं, कि भारी हैं, हल्के हैं, लाइट और हेवी हैं, किस प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, ये अपने आकार में किस प्रकार पहुंचे, किस वजह से, किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचे, ये बताएगा हमें न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, विच इज डेवलप्ड बाय दी, विच इज बीइंग डेवलप्ड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। ठीक है, अब चाइना अकेला कर नहीं सकता, बहुत बड़ी मात्रा में डेटा आएगा, क्या करेगा चीन, चीन अलग अलग यूरोपीय देश है उनके साथ भी अपना कर रहा है कोलेबोरेशन। अब इसे न्यूट्रिनो कहां से मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक प्लेस है गुआंगडोंग, यहाँ पर है गुआंगडोंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये दो पावर प्लांट्स है। यहाँ से न्यूट्रिनो कैच करेगा ये, इसको इकट्ठा करके फिर इसके बारे में डेटा करेगा, साइमल्टेनियसली ट्रांसफर करेगा अलग अलग स्टेशन पर। अब इसमें क्या होता है देखिए,
द पैसेज ऑफ न्यूट्रिनो फ्रॉम द टू पावर स्टेशन विल बी, अच्छा इसका मतलब ये है कि जूनो का जो 600 मीटर का एक जो इसका पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है स्फेरिकल डिटेक्टर है, इसमें क्या करेगा, इन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से न्यूट्रिनो एमिट हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहे हैं, इकट्ठा करेगा, उसका डेटा इकट्ठा करके और ये भेजेगा बीजिंग को इलेक्ट्रॉनिकली भेजेगा। अब उसकी बात क्या होगा, जितना डेटा रिकॉर्ड किया चाइना ने वो रिले किया जाएगा रशिया, फ्रांस और इटली को। रशिया, फ्रांस, इटली को भेजा जाएगा, जहां पर अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और रिसर्च की जाएगी इस फील्ड के बारे में। ठीक है, अब इसका एडवांटेज और दूसरा क्या होगा, एडवांटेज ये भी होगा कि सन से, मतलब जूनो विल बी एबल टू ऑब्जर्व न्यूट्रिनोस फ्रॉम द सन एज वेल एज गेनिंग अ रियल टाइम व्यू ऑफ सोलर प्रोसेस। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो इससे एडवांटेज मिलेगा, सूरज में क्या होता है, एक सेकंड में कई सारी एक्टिविटीज, कई सारी रिएक्शंस होती हैं, उनके माध्यम से न्यूट्रॉन निकलते हैं। हम पता लगा पाएंगे कि सन से निकलने वाली न्यूट्रॉन्स किस तरह की हैं, क्या उनमें बदलाव देखे जाते हैं, और दूसरा जो सोलर प्रोसेस है हमारा, उसके बारे में, जो सौर प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में सटीकता से जानकारी मिलेगी बाय दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो यूरेनियम और थोरियम का जब न्यूक्लियर डीके होता है, नाभिकीय क्षय होता है, उस समय भी हमें न्यूट्रिनो देखने को मिलते हैं। ठीक है, इससे हमें मिलेगा एक एडवांटेज ये मिलेगा कि पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यानी भारत पृथ्वी के अंदर अलग अलग प्लेट्स पाई जाती हैं, उन प्लेट का मूवमेंट जो होता है कन्वेक्शन करंट के माध्यम से, वो क्यों होता है उसके बारे में जानकारी हमें मिल जाएगी। ठीक है, टू बेटर इट विल हेल्प टू बेटर अंडरस्टैंड मेंटल कन्वेक्शन ड्राइविंग टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी जो भी मेंटल क्रस्ट ऊपरी परत है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, तो मेंटल परत के अंदर कन्वेक्शन क्यों होता है के बारे में जानकारी मिल जाएगी, जिसके कारण हमारे को भूकंप देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या विश्व के अंदर ऐसा कंट्री और भी है जो कि इस तरह का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है, तो बिल्कुल है। लगभग 2031 तक तैयार होगा यूएस का, जिसका नाम है ड्यून। क्या नाम इसका, ड्यून है। पूरा नाम बात करें, डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट, ये कर रहा है यूएस। 2031 तक बनेगा, उसके बाद अलग अलग कंट्रीज, फ्रांस है, रशिया, इटली, ये करेंगे, बट इनमें काफी टाइम है। सबसे पहले किसी का बनेगा तो चाइना का होगा। क्लियर, अगर हम ईयर की बात करें 2025 के सेकेंड हाफ, यानी आफ्टर जून मंथ ऑफ 2025 चाइना विल हैव ऑपरेशनलाइज, चाइना विल बी ऑपरेशनलाइज दी जूनो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें शक्ति सैट मिशन किसने लॉन्च किया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और अग्निकुल और स्पेस किड्स इंडिया। देखिए अग्निकुल कॉस्मोस है ना, ये भी हमारा एक डिफेंस स्टार्टअप है। ये दोनों इसरो की आर्म है, यानी कॉमर्शियल आर्म है, वाणिज्यिक शाखा है, कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। कौन सी है, न्यू स्पेस इंडिया और एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे हम। तो इसका राइट आंसर होगा, शक्ति सैट किसने लॉन्च किया है, तो स्पेस किड्स इंडिया ने। ठीक है, अभी होता क्या देखिए, शक्ति सेट के अंदर क्या होगा, एक कंपनी है स्पेस किड इंडिया, इसने क्लेम किया दैट ही विल द कंपनी विल ट्रेन अबाउट 12,000 गर्ल्स अक्रॉस दी 108 कंट्री, यानी 108 देशों की अलग अलग स्टूडेंट जो है, गर्ल्स स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनको ट्रेन किया जाएगा, जिससे कि इसरो का चंद्रयान मिशन 4 है उसमें भी हेल्प मिलेगी। इसमें क्या होगा, 14 से 18 साल की बच्चियों को लगभग 120 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, पेलोड डेवलपमेंट एज वेल एज स्पेसक्राफ्ट सिस्टम किस तरह काम करते हैं। इसमें कौन कौन से देश कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं, यूके, यूएई, ब्राजील, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, कुछ अलग अलग देश है, कुल 108 देश है। अब कितनों का नाम याद करोगे आप, ठीक है, तो नाम तो हटा देना, बस इतना पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्या है और किस कंपनी ने किया है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, चेन्नई के अंदर है, और इस कंपनी का क्लेम करना है दैट it is the first organization or first company in the world which has launched all the satellites through the help of स्कूल एज वेल एज दी कॉलेज स्टूडेंट, यानी स्कूली और जो कॉलेज विद्यार्थी, इन्हीं की सहायता से इन्होंने सारे सैटेलाइट्स अपने लॉन्च किए। कौन कौन से, 18 से अधिक एनएसएल भी किए हैं, जिसमें बैलून सेट कहते हैं, 3 सब ऑर्बिटल पेलोड्स लॉन्च किए हैं, 4 ऑर्बिटल सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। आपके लिए काम क्या इतनी है, शक्ति सेट किसने लॉन्च किया है। अगर हम बात करें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बात करें, स्थापना कब होती है, ये बनता है 2019 के अंदर। इट इज द कॉमर्शियल आर्म, यानी इसरो काम क्या रहेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, सैटेलाइट्स लॉन्च करना, ये काम रहेगा इसरो का। लेकिन अगर इसरो चाहता है कि और अलग अलग देश, अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनका, या भारत के अंदर वो कंपनीज है, वो उनको अगर हमारी सर्विसेज मिले, तो ये काम कौन करेगा, इसरो नहीं करेगा, वो करेगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा प्रोडक्शन करना, किसका, पीएसएलवी और एसएसएलवी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना। दूसरा क्या होगा, जो भी
स्पेस सेक्टर में आने वाली अलग अलग सर्विसेज हैं उनकी क्या करना, मार्केटिंग करना। कैसे, जैसे लॉन्च सर्विस है, ट्रांसपॉन्डर को लीज करना, रिमोट सेंसिंग और मिशन सपोर्ट देना, ये काम किसका, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। अगर हम बात करें एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन की, एंट्रिक्स क्या करता है, ये कंपनी ऐसी है जो कि हमारे फॉरेन कस्टमर्स हैं, विदेशी यानी अलग अलग देशों के जो अलग अलग स्पेस सेक्टर में काम करने वाली संस्थाएं हैं, कंपनीज हैं, उनके साथ डील कौन करता है, कॉमर्शियल डीलिंग करता है। तो लॉन्च सैटेलाइट्स, और जो सैटेलाइट्स हैं अगर लॉन्च करना हो या हमारे लॉन्च पैड को यूज करना हो, ये डील कौन करेगा, एंट्रिक्स करेगा। काम की बात यहीं तक थी आपके लिए। अगला प्रश्न आपके लिए, 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी 19वें अंतरराष्ट्रीय औषध विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ठीक है, न्यूजीलैंड, टर्की, भारत और मेक्सिको। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो है भारत। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, नई दिल्ली के अंदर एक है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर। क्या है, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, द्वारका दिल्ली के अंदर, यहीं पर हो रहा है ये। भारत के अंदर पहली बार हो रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ठीक है, मतलब हर देश के अंदर क्या होती है, जो ड्रग्स हैं उनको कंट्रोल के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए अलग अलग संस्थाएं बनी होती है, वो सभी संस्थाएं भाग ले रही भारत के अंदर, द्वारका नई दिल्ली के अंदर। अब ये कौन कर रहा है, तो देखिए इसके अंदर डब्ल्यूएचओ की जो अलग अलग मेंबर कंट्रीज है ना, वो सभी देश इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हर देश की अलग अलग अथॉरिटी यानी नियामक संस्थाएं हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। तो होस्ट कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ, यानी परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की संस्था है हमारी, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी सीडीएससीओ। नाम से पता पड़ रहा होगा कि केंद्रीय औषध नियामकीय नियंत्रण संस्थान। इसका मतलब क्या है कि भारत में जो भी ड्रग्स मैन्युफैक्चर होती है, ड्रग्स का इलीगल ड्रग्स उसको रोकने के लिए ये काम करना। ठीक, वैसे इसका जो ड्रग्स का काम तो वही है जो हमारी मेडिसिन की बात कर रहे हैं। इस साल की थीम क्या है, ये स्मार्ट रेगुलेशन डिलीवरिंग क्वालिटी एश्योर्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स फॉर ऑल, यानी सभी के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त क्या करना, हमें अलग अलग चिकित्सकीय उत्पाद प्रोवाइड करना, उपलब्ध कराना, ये काम। 18वीं मीटिंग कहाँ हुई थी, 18वीं हुई थी आयरलैंड के डबलिन के अंदर इन द ईयर 2018। तो ध्यान रखिएगा 19 मीटिंग कहाँ हो रही है, ये हो रही है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की मीटिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर की भारत के अंदर, भारत में पहली बार हो रही है, और 19वीं भारत के अंदर द्वारका में हुई है। अगला प्रश्न आपके लिए, विच कंट्री विल होस्ट द 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली। देखिए आईएसए है ना, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, उसकी सभा है असेंबली, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कहाँ किसकी, इस संगठन की। और आपको बताना है कि इसका 7th सेशन किस कंट्री के अंदर होस्ट किया जा रहा है। तो पहला ऑप्शन फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत। तो राइट आंसर होगा वो भारत होगा, भारत के अंदर इसका आयोजन हो रहा है 7th सेशन ऑफ दी आईएसए असेंबली। क्लियर, इसमें क्या होगा, जो अध्यक्षता मिली वो तो मिली है भारत को, और जो सह अध्यक्षता मिली को प्रेसिडेंसी वो मिली है फ्रांस को, रिपब्लिक ऑफ फ्रांस को। कहां पर हो रहा है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ये होगा 3 से 6 नवंबर के बीच में, 4 दिन का इवेंट होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, लगभग 120 देशों से अलग अलग ऑफिशियल्स और उनके प्रतिनिधि मिनिस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखना इसकी स्थापना होती है 2015 के अंदर। इंडिया प्लस फ्रांस, इन दो देशों के द्वारा ये डिजाइन किया गया था। ठीक है, पहले क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य आने वाले सभी देश हैं उनके लिए डिजाइन किया गया था, बनाया गया था। बट इसको एक्सपेंड कर दिया गया है, लगभग 102 या 105 देशों के मेंबर कंट्री हैं, और जिन्होंने रेटिफाई कर दिया, मतलब देखो हस्ताक्षर करना, सिग्नेटरी होना, हस्ताक्षरित देश होना अलग चीज है, और रेटिफिकेशन यानी उसको उस देश की संसद से अप्रूव कराना वो कहलाता है रेटिफिकेशन। तो लगभग 120 देश है जिसमें के सिग्नेटरी में, मतलब जिसके मेंबर कंट्री है, और जो दूसरे हैं सिग्नेटरी, यानी जिन्होंने अपने हस्ताक्षर किए कि हाँ वो इस बात से एग्री करते हैं और वो इसमें ज्वाइन करेंगे। तो लगभग 120 देश हैं, इन देशों का नंबर। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो भारत के गुरुग्राम के अंदर हेडक्वार्टर है इसका। अब हम बात करते हैं कॉन्फ्रेंस की, तो असेंबली की बात करें, असेंबली जो है आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था यूएन के अंदर क्या होता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो कि सारे डिसीजन लेती है, वैसे ही संस्था लेती है आईएसए की असेंबली। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, जो भी आईएसए का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, जो भी एग्रीमेंट किए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना,
और किस प्रकार से अलग डिसीजन लिए जाए वो पता करना। ठीक है। दूसरा क्या होता है, असेंबली की मीटिंग हर साल होती है, इट मीट्स एनुअली। असेंबली की मीटिंग हर साल होती है जिसमें देखा जाता है कि जो भी प्रोग्राम्स हमने लॉन्च किए थे उनकी क्या प्रोग्रेस है रियल टाइम पर, किस किस कंट्री में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, सोलर एनर्जी परफॉर्मेंस के बारे में हो, इस तरह से हमने बात कर ली है। लगभग 120 देश जो हैं वो उसके सिग्नेटरी है, और जो कंट्रीज है सिग्नेटरी जिसमें से 102 देश जो है ना वो तो है हमारे इसके परमानेंट मेंबर, जिन्होंने दे हैव सबमिटेड द नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन। मतलब उन्होंने 102 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने संसद से, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी से इन्होंने अपना बिल पास करा के इसमें सदस्यता लेने के लिए अपना अप्रूवल दे दिया है। राइट। अब इस साल की बात करें तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया यानी भारत जो है वो कर रहा है प्रेसिडेंसी ऑफ आईएसए असेंबली। फ्रेंच जो है, फ्रांस जो है वो कर रहा है इसकी को प्रेसिडेंसी। क्लियर। सेवन सेशन हो रहा है, इसमें कौन कौन सी बातों पे फोकस किया जाएगा, जो भी आईएसए इंटरनेशनल सोलर लाइंस के द्वारा अलग अलग नवाचार या अभियान चलाए गए, इनिशिएटिव लिए गए हैं, उन पे डिस्कशन होगा। और फोकस किस पे होगा, तो कुल 3 फोकस एरिया है। एम्पावरिंग मेंबर कंट्रीज टू अडॉप्ट सोलर टेक्नोलॉजी, यानी हम चाहते हैं जो भी सदस्य देश हैं वो सौर ऊर्जा पर अधिक फोकस करें, इस तकनीक को अपनाने का प्रयास करें। दूसरा है कि मेक एनर्जी एक्सेस यूनिवर्सल। हम चाहते हैं कि ऐसे उद्यमी, ऐसे इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो जो कि सोलर सेक्टर में काम करें। इससे क्या होगा, सभी देश जो है सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारा फॉसिल फ्यूल है उसका कम से कम यूज होगा, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे से डील कर पाएंगे, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तीसरा फोकस रहेगा टू मोबिलाइज फाइनेंसेस। आप जानते हैं कि जो सोलर पैनल्स हैं काफी महंगे बनते हैं, अगर हम क्राउड फंडिंग करें, क्राउड फंडिंग तो नहीं कर सकते, अगर सभी देश मिलकर आएंगे अलग अलग फंडिंग मेजर्स के माध्यम से, जैसे गरीब देश जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते वहां शुरुआत भी करनी है, तो हम उनको अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड करें थ्रू कंसेशनल फाइनेंसेस। ठीक है। अब इस मीटिंग के दौरान क्या होगा, ध्यान रखिएगा, तीसरा एडिशन जारी होगा ऑफ आईएसएस वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट ऑन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड मार्केट, यानी आईएसए की तीसरी रिपोर्ट आएगी तकनीक, वित्त और बाजार पर। ये तीसरा एडिशन जारी होगा। इसके अंदर कौन सा एडिशन होगा, तो थर्ड एडिशन जारी होगा। राइट। कल हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, तो वो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस नहीं, वो था इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस, यानी अंतरराष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव, जिसमें होता क्या है कि भगवान बुद्ध हैं वो आए थे और उन्होंने सरमन देना शुरू किया था। ठीक है, आफ्टर दी एनलाइटनमेंट। अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी कौन है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हमारे श्री प्रहलाद जोशी जी, और यही इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। कौन है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएसए असेंबली। आईएसए की सभा है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, भारत कर रहा है। भारत की ओर से कौन कर रहे हैं, मंत्री हमारे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रहलाद जोशी जी वो कर रहे हैं। अगर हम बात करें आईएसए की, जिसका हेडक्वार्टर मानेसर के अंदर है, इसके डीजी कौन है, इसके महानिदेशक है हमारे, ये नाम महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर याद करिएगा, कई जगह नाम मिलता नहीं है। अजय कुमार, अजय, डॉक्टर अजय माथुर हैं, ये इसके डीजी है, डीजी ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि लोकेटेड है इन दी विच हैज हेडक्वार्टर इन दी गुरुग्राम। क्लियर। अगला सवाल आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड नॉट पैट्रोनाइज द बुद्धिस्ट काउंसिल इन दियर रेन, यानी किस शासकों ने अपने शासनकाल में बौद्ध परिषद का संरक्षण नहीं किया था। कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, ये बौद्ध परिषद नहीं है, संगीतियां हैं ये। ठीक है, बौद्ध संगीतियां, बौद्ध संगीतियां होती, उनमें से किस राजा के समय ये नहीं हुआ था, अजातशत्रु के समय हुआ था, अशोक के समय, कनिष्क के समय हुआ था, बिंबिसार नहीं है, इसके काला अशोक आएगा। 4 राजा वो होंगे जिन्होंने इसको पेट्रोनाइज किया है। तो देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों होती है, बौद्ध संगीत क्यों होती है, बिकॉज हम चाहते थे कि भगवान बुद्ध की, उस समय के लोग, हम तो क्या उस समय के लोग चाहते थे कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वो ओरिजिनल और रियल रूप में लोगों तक ट्रांसफर हो, इसीलिए बौद्ध संगीतियां होती है। पहली संगीति कब होती है, 483 बीसी के अंदर। कहां पर होती है, तो आधुनिक वर्तमान बिहार है, वहां पर राजगिरी था, राजगिरी के अंदर होती है। कौन शासक पेट्रोनाइज करेगा, हरियंक वंश के राजा थे अजातशत्रु जी, और महाकश्यप ने की थी अध्यक्षता। तो आपके लिए ये स्टैटिक पार्ट है, बट कल न्यूज में था इसलिए इसका करंट पार्ट न्यूज में था, इसलिए हमने अभिधम के बारे में पता होना चाहिए, अभिधम क्या है, कौन कौन सी संगीतें थी और अभिधम पिटक कब बना था, इसीलिए हमने प्रश्न लिया है। तो पहली बार होता 483 के अंदर, राजगिरी बिहार के अंदर, और इसके तो इसको किसने पैट्रोनाइज किया था, तो वो क्या था, अजातशत्रु जो कि हर्यंक वंश के राजा थे, और महाकश्यप थे इसके चेयरमैन इस संगीति के। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो मेंटेन द प्योरिटी ऑफ टीचिंग, यानी भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा है उनकी शुद्धता को बनाए रखना, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। इसमें आउटकम क्या आता है, आउटकम यानी परिणाम क्या आता है, अब मीटिंग होगी तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकल कर आएगा। तो देखिए उपाली जी थे,
इन्होंने इनके इनके इनकी गाइडेंस के अंदर लिखा गया है विनय पिटक। विनय पिटक क्या कहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क होंगे, बौद्ध संघ होगा, उसमें रहने वाले सभी बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम कायदे होंगे ना, वो कहलाएंगे विनय पिटक। देखिए विनय का अगर नाम देखें आप, विनय मतलब क्या है, किसी व्यक्ति का आचरण विनय बोध विनयशील हो, मतलब कब होगा, जब वो नियम का पालन करेगा। तो विनय पिटक किसने किसने लिखा, उपाली के द्वारा। क्या है उसके अंदर, रूल्स और रेगुलेशन है फॉर दी बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है। दूसरा पार्ट लिखा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक के अंदर क्या, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं, ठीक है। और किसके अंडर में लिखा गया था, अंडर द डायरेक्शन ऑफ दी आनंद, ठीक। उपाली के द्वारा लिखा, उपाली के अंडर लिखवाया गया था विनय पिटक, और आनंद के अंडर लिखवाया गया था सुत्त पिटक। क्लियर। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है इन द ईयर 383 बीसी, 100 साल बाद। कहाँ होती है, वैशाली बिहार के अंदर होती है। राजा कौन थे, शिशुनाग वंश के राजा थे कालाशोक, और अध्यक्षता की थी सब्बकामी, ठीक है। तीन नाम याद रखिए, वैशाली बिहार के अंदर, और राजा कौन थे, तो राजा थे हमारे कालाशोक, और तीसरा अध्यक्षता किसने की, सब्बकामी ने अध्यक्षता की। अब इसमें होता क्या है, होता यह है कि जो बुद्धिस्ट शिक्षाएं, बौद्ध महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थी, उनकी अलग अलग व्याख्याएं कर दी गई थी। तो उन सभी व्याख्याओं को हटाना, मतलब उनका इंटरप्रिटेशन जो है, उनको उनसे होने वाला डिस्प्यूट को दूर करना, ये काम किसका था, इसका ऑब्जेक्टिव था इस सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का। इसमें होता क्या, आउटकम क्या आता है, तो देखिए दो तरह के ग्रुप निकल के आते हैं। एक तो होता है स्थविरवादी, और दूसरा था महासंघिका। जो स्थविरवादी थे, वो चाहते थे कि जो भी भगवान बुद्ध की ओरिजिनल शिक्षा है, मतलब ओरिजिनल टीचिंग्स है, उनका ओरिजिनल रूल्स एंड ट्रेडिशंस है, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। और महासंघिका कहते थे कि नहीं, इनका थोड़ा कि ढीला ढीला भी चले, कुछ नियम मान ले, कुछ नहीं माने, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 250 बीसी के अंदर। कहां पर होती है, पटना यानी बिहार के पाटलिपुत्र में, ठीक है। और कौन करता फंक्शन, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर दी पेट्रोनेज ऑफ मौर्यन रूलर अशोका। और चेयरमैन कौन थे, तो ये थे मोगलीपुत्र। तीन बातें पाटलिपुत्र के अंदर होती है, सम्राट अशोक और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। क्या होता है इसके अंदर, इसमें लिखा जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव था टू एलिमिनेट करप्ट प्रैक्टिस ऑफ बोगस मॉन्क्स, यानी जो बौद्ध संघ थे उनमें भ्रष्टाचार हो रहा था, उसको दूर करने का इसका ऑब्जेक्टिव था। यहाँ क्या निकल कर आता है, यहाँ निकलता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक की रचना होती है। अभिधम्म पिटक क्या कहता है, इट इज दी फिलोसॉफी ऑफ द बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड डॉक्ट्राइन्स, यानी भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई जो शिक्षाएं हैं, उनका मूल फिलोसॉफी कहाँ मिलता है, अभिधम्म पिटक के अंदर। और अभिधम्म दिवस मनाया गया कब, अभी कल ही मनाया गया। क्लियर। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल या चौथी बौद्ध संगीति कब होती है, ये होती है 98 एडी के अंदर। कहां पर होती है, कश्मीर के कुंडल वन के अंदर होती है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वासुमित्र। किसने इसको पेट्रोनाइज किया था, तो राजा कनिष्क थे कुषाण वंश के, उन्होंने। और अश्वघोष ने इसके अंदर भाग लिया था। अब इसमें क्या होता है, बुद्ध जो है, बौद्ध धर्म है, वो दो भागों में बढ़ता है। एक तो बढ़ता है हीनयान के अंदर, एक बढ़ता है महायान के अंदर। हीनयान शाखा वो है जिसे बोलते हैं लेजर व्हीकल। इसका मतलब ये ही मानते हैं कि भगवान जो है, महायान शाखा और हीनयान शाखा। महायान के अंदर मानते हैं भगवान जो है, भगवान बुद्ध है, भगवान का अवतार है, आइडल वर्शिप करते हैं। हीनयान शाखा वाले लोग नहीं मानते। अगर हम बात करें कहाँ इनकी वर्शिपिंग होती है, हीनयान शाखा भारत के दक्षिण में राज्य है ना, साउथ ईस्ट नेशन, वहां होता है। और महायान का भारत से ऊपरी क्षेत्र ना, चीन है, तिब्बत और इस तरह के देश है, वहां पर ज्यादा मानते हैं किसको, महायान ब्रांच ऑफ, महायान स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। कुछ न्यूज की बात करें तो देखिए 51वें 51st सीजीआई कौन होंगे, ये होंगे संजीव खन्ना। 50 यानी 50th कौन है, वो है हमारे डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं, ठीक है। क्या होगा इसके अंदर, कैसे रिकमेंडेशन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम होता है 1+4, यानी सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो है, 4 सीनियर मोस्ट जज रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसके बाद भी अप्रूवल मिल जाती है लगभग 6 महीने के लिए। 13 मई 2025 तक रहने वाले जस्टिस संजीव खन्ना जी भारत के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो कब होंगे, 10 नवंबर के बाद। ये 10 नवंबर या 11 नवंबर को लेंगे, 11 नवंबर को है अपना कार्यकाल शुरू होगा, और 13 मई 2025 तक 6 महीने के लिए कार्यकाल रहेगा। और जो जस्टिस संजीव खन्ना है ना, ये नालसा हमारी बॉडी है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके वर्तमान में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी हैं। क्लियर। और ही इज वन ऑफ द जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु वाज नॉट द चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट। यानी होता क्या है, नॉर्मली किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बनाते सुप्रीम कोर्ट का जज, बट ही one of the justice of Supreme Court, he was not elevated from the chief justice of the High Court. क्लियर। याया सिनवार कौन है, तो ध्यान रखिएगा ये हमास के लीडर थे, ठीक है, जिन्होंने की जिनके अक्टूबर 7 2023 के अटैक से ही गाजा वार शुरू होती है, और इनको इजराइल डिफेंस फोर्स के अंदर ने राफा बॉर्डर है वहां पर मार गिराया है। और इन्हीं का नाम दूसरा था अबू इब्राहिम करके इनको बोला जाता था, ठीक है। ये हमास के लीडर थे। और पहले कौन थे,
इस्माइल हानिया थे जो पॉलिटिकल चीफ थे, उसके बाद इनकी मृत्यु थी इस्माइल हानिया की इस साल तेहरान के अंदर जुलाई के अंदर। उसके बाद से जो ये है ना याया सिनवार ये बनते हैं, इसके चेयर बनते हैं, लीडर बनते हैं, सुप्रीम लीडर। और अब आपके लिए न्यूज काम की, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पहला कोल गैलरी कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है नेशनल साइंस सेंटर जो कि नई दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में पहली बार ऐसा कोल के बारे में बताया गया है। इसका नाम क्या एग्जीबिशन का, तो ब्लैक डायमंड अनवीलिंग द डेप्थ्स, यानी काला हीरा कहते हैं कोल को, इसी का इसका थीम का नाम एग्जीबिशन का। इसमें क्या बताया जाएगा, एक गैलरी बनाएगी जिसमें कोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों, कोल की डिस्कवरी कैसे हुई, कोल का निकालते कैसे, इसका प्रोसेस क्या है, ये सारा बताया जाएगा। इतना काम आपके लिए नहीं है। शोभा थोले क्या है, ये हमारी न्यूरो साइंटिस्ट है। ठीक है, इनका अपॉइंट किया गया एज दी इलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ दी आईबीआरओ, मींस इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आईबीआरओ है, इसके अंदर इनको बनाया गया इसका इलेक्टेड प्रेसिडेंट। आईबीआरओ क्या करता है कि 57 कंट्रीज है विश्व की, इसमें लगभग 69 जो हमारे न्यूरो साइंटिस्ट हैं का प्रतिनिधित्व मंडल करता है। कहाँ हुआ इनका इलेक्शन, तो शिकागो यूएस के अंदर अभी रिसेंटली इलेक्ट किया गया है। आईबीआरओ क्या है, इसकी स्थापना 1961 के अंदर हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट एंड सपोर्ट न्यूरो साइंस अराउंड द ग्लोब, यानी विश्व के अंदर जो न्यूरो साइंस है उसको प्रमोट करना, ये काम इसका है आईबीआरओ का। ठीक है। और दो जर्नल जारी करता है, दो पत्रिका जारी करता है, पहला न्यूरो साइंस है, दूसरा है आईबीआरओ न्यूरो साइंस रिपोर्ट। ठीक है। ये दो न्यूज है, एक्स बैंड रडार वगैरह, ये हम कल करेंगे, आज टाइम भी हो चुका है लेक्चर में। वी विल कवर दीज न्यूज इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। आप अश्योर्ड रहिए इसके बारे में। ठीक है। आपके लिए आखिरी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 सवाल है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट के अंदर, ये न्यूज इसलिए आई है, एक नाम दफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ पर भारत की सब सर्वाधिक बटरफ्लाई स्पीसीज में आई जाती है। सेकंड नंबर पे काजीरंगा नेशनल पार्क है। आपको बताना किस स्टेट के अंदर है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोरिफिकेशन कैंपेन हाल ही में किस वर्ष में शुरुआत की गई थी इसकी। और तीसरा सवाल है द थर्ड स्टेट टू कंडक्ट कास्ट बेस्ड सेंसस, यानी बिहार राज्य तो है, इसके अलावा एक राज्य और जिसने अपना जातिगत जनगणना की थी। अब आपको बताना तीसरा स्टेट कौन सा बना है जिसने की हाल ही में कास्ट बेस्ड सेंसस करने का डिसीजन लिया है। तो चलिए हमारा लेक्चर समाप्त करते हैं यहीं पे, और मिलते हैं अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो हमारे लेक्चर को लाइक भी करें, शेयर करें, और अपने सुझाव लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।